हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंड डी 2014 का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्यूब 4। ऑल्सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। As always, let's start by understanding the question. Vincenzo decides to make cube 4 but only has the budget to make a square maze. क्या बोला गया है कि उसको एक क्यूब बनाना है लेकिन सिर्फ स्क्वायर मेज बनाने के उसके पास पैसे है। ठीक है, क्या बोला गया है? स्क्वायर मेज। मेज का मतलब क्या होता है? सिंपली यू कैन से स्ट्रक्चर अ टाइप ऑफ पजल वेर यू कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैविंग डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, और ये स्क्वायर है तो लेट सपोज कि ऐसा है कुछ। It's a perfect maze. Every room is in the form of a square and there are 4 doors, one on each side of the room. There is a big number written in the room. A person can only move from one room to another if the number in the next room is larger than the number in the current room by 1. ठीक है, क्या बोला गया है कि इसमें जितने भी रूम्स है अलग अलग वो भी परफेक्ट स्क्वायर है और इन सभी रूम्स के ऊपर एक स्क्वायर है, एक नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 4, और सभी रूम में 4 डोर से वन ऑन ईच साइड। सो एक डोर यहाँ पे ओपन हो रहा है, एक यहाँ पे ओपन हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और आप एक रूम से दूसरे रूम में तभी ट्रैवल कर सकते हो जब दूसरे रूम में जो नंबर है वो अभी करंट रूम में जो नंबर है उससे एक ज़्यादा हो। मतलब कि अगर मान लो ये है 4 और यहाँ पे एक है 5, यहाँ पे है 6, तो डोर तो चारों तरफ है लेकिन क्योंकि ये 4 है तो इससे एक ज़्यादा नंबर 5 हुआ तो हम इस रूम से इस रूम में ही जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते। ठीक है, ओके। नाउ विंसेंजो असाइंस यूनिक नंबर्स टू ऑल द रूम्स 1 2 3 अप टू एस स्क्वायर एंड देन प्लेसेस एस स्क्वायर पीपल इन द मेज, वन इन ईच रूम वेयर एस इज द साइज लेंथ ऑफ द मेज। क्या बोला गया है कि टोटल एस स्क्वायर रूम्स है जिनके नंबर से 1 2 3 अप टू एस स्क्वायर। और अब देखो ये भी स्क्वायर बोला गया है, फिर आगे बोला गया है कि ये जो मेज है इसकी लेंथ है एस, मतलब कि इसकी लेंथ हो गई एस, हाइट भी हो गई एस क्योंकि स्क्वायर है। अब टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं? एस स्क्वायर, और ये भी क्या है? स्क्वायर्स है, मतलब कि ये 1 यूनिट ईच के स्क्वायर्स होंगे इसमें। मान लो एस की वैल्यू है 5 तो इतने रूम्स होंगे। ठीक है, टोटल 25 एस स्क्वायर नंबर ऑफ रूम्स। सो वी कैन से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस या तो फिर एस क्रॉस एस साइज का, और हर एक सेल जो है 1 क्रॉस 1 यूनिट का वो एक रूम है, और इन सभी रूम को उसने रैंडमली कुछ नंबर दिया हुआ है। मान लो ये 4 3 1 22 19 13 एंड सो ऑन। ठीक है, और सभी रूम में उसने एक एक पर्सन को अलॉट कर दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया है नाउ विंसेंजो असाइंस यूनिक नंबर्स टू ऑल दी रूम्स। सभी रूम में 1 से लेकर स्क्वायर तक सारे रूम्स में यूनिक नंबर असाइन करेगा। एंड देन प्लेसेस एस स्क्वायर पीपल इन द मेज, वन इन ईच रूम वेयर एस इज द साइज लेंथ ऑफ द मेज। तो सभी रूम में एक एक पर्सन को वो अलॉट कर देता है। The person who can move maximum number of times will win. Figure out who will emerge as the winner and the number of rooms he will be able to move. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये देखो एस स्क्वायर नंबर ऑफ रूम्स है 1 to एस स्क्वायर और सभी रूम में एक एक पर्सन है। अब एक पर्सन एक रूम से दूसरे रूम में कब ट्रैवल कर सकता है? जब जो जिस रूम में वो ट्रैवल कर रहा है उसमें जो नंबर है वो करंट रूम से एक ज़्यादा हो। तो ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए और 4 डोर से एक ऊपर, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस रूल को फॉलो करते हुए जो पर्सन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स मूव कर पाएगा, ठीक है, वो विनर होगा। तो जैसे कि अब देखो यहाँ पे 1 है, ये 2, तो ये कितना मूव कर पाएगा अगर यहाँ पे पर्सन होगा तो 1 2। अब 2 के बाद वो 3 में ही मूव कर सकता है लेकिन 3 यहाँ पे है, यहाँ पे मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो 2 स्टेप ही मूव हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो 18 है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 16, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। तो यहाँ पे जो पर्सन होगा 16 में वो 16 से 17 जाएगा, 17 से 18 और 18 से 19। तो ये टोटल 4 रूम में ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, सो हमें बताना है कि किस रूम का पर्सन, मतलब कि विच रूम नंबर पर्सन विल कैन मूव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स। ठीक है, और वो कितने मूव्स होंगे वो भी हमें बताना है। इनपुट किस तरह से है? पहले है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में है एस, साइड लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर, और फिर
एस क्रॉस एस का एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मैंने लिख दिए है, एस के इसकी वैल्यू 100 तक है और एस की वैल्यू 10 क्यूब तक है। और आउटपुट में हमें देना है आर और डी, जहाँ पे आर है रूम नंबर, मतलब कि जिस रूम से मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स पॉसिबल है उस रूम का नंबर, और डी है कि कितने मैक्सिमम मूव्स पॉसिबल है। और अगर दो रूम्स के नंबर ऑफ मूव्स मैक्सिमम सेम हो गए, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स है वो 5 है, लेकिन ये दो रूम नंबर के लिए पॉसिबल है। ठीक है, रूम नंबर 5 के लिए और रूम नंबर 10 के लिए। तो यहाँ पे आगे दिया गया है कि जिस रूम नंबर की वैल्यू कम होगी उसको हम एज अ विनर डिक्लेयर कर देंगे। सो इन केस ऑफ टाइज, अगर सेम नंबर ऑफ मैक्सिमम मूव्स हो रहे हैं तो जिस रूम नंबर की वैल्यू कम है उसको हम एज अ विनर डिक्लेयर कर देंगे, और ये दो चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो हम यहाँ पे एक नेव अप्रोच में क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एस क्रॉस एस का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया कितना 5 क्रॉस 5 का। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हर एक सेल से हम देखेंगे कि कितने सेल्स में मूव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1 2 3 ऐसा करके सभी 25 के 25 यानी कि एस स्क्वायर सेल्स में मूव होंगे, और सभी सेल्स का इंडिविजुअल काउंट कैलकुलेट करेंगे कि वो कितने मैक्सिमम सेल्स में ट्रैवल कर सकते हैं, और उन वैल्यूज़ को स्टोर कर देंगे, और उनमें से जो मैक्सिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी कंसेप्ट के टाइम पे थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, चिंता मत करना, इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि मान लो मैं इस सेल पे गया, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कितने पॉसिबल मूव्स है। फॉर एग्जांपल अगर ये है 5, तो मैं देखूंगा कि ये या ये इन चार में से कोई 6 है, हाँ यहाँ पे है तो यहाँ पे मूव कर गया। फिर मैं देखूंगा कि इसके चार में से कोई 7 है, मान लो ये है, फिर मान लो यहाँ पे 8 है, फिर मान लो यहाँ पे 9 है, फिर इसके बाद मैं मूव नहीं कर सकता। तो अब यहाँ से मैं यहाँ गया, 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 तो टोटल 5 रूम्स कवर हो गए। तो इसकी मैं वैल्यू क्या दे दूंगा 5। ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर ऑफ रूम्स मूव कर सकता है। ऐसा मैं सभी सेल के लिए करूँगा, और उनमें से जो मैक्सिमम होगा उसको मैं आंसर डिक्लेयर कर दूंगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, क्योंकि इसमें हम एक तो रिपीटेटिव वर्क कर रहे हैं। देखो अगर मैं हर एक सेल में जाके कैलकुलेट करूंगा तो वर्स्ट केस में क्या होगा, n स्क्वायर जितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, मान लो ये है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना मूव होगा, 1। फिर यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा तो दिस, फिर मैं यहाँ पे मूव हो जाऊंगा वापस, तो इसके लिए कितने मूव्स हुए, 2। फिर इसके लिए मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा 2, फिर यहाँ पे जाऊंगा 3। ठीक है, अब इसके लिए कितने मूव्स होंगे, 1 2 3 4, तो 4। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और टोटल में 5 मूव्स करूंगा, फिर इसका आंसर मैं दे दूंगा 5। सिमिलरली 6 7 8 और 9। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे ये एस स्क्वायर है, तो 1 से लेके एस स्क्वायर तक सारे वैल्यूज आ गए। इसके लिए 1 मूव करना पड़े, इसके लिए 2 मूव, इसके लिए 3 मूव एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1/2 जितने मूव्स करने पड़ेंगे। अब एस स्क्वायर की वैल्यू 10 क्यूब है, सॉरी एस की वैल्यू 10 क्यूब है, तो एस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा O ऑफ 10 की पावर 12। और अभी भी उसमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो ये क्या दे देगा, टाइम लिमिट एक्सिट दे देगा। ठीक है, तो ये हम नहीं कर सकते कि हर एक सेल में मूव हुए और सभी सेल में से देखा कि कितने मूव्स हो सकते हैं और उसका आंसर स्टोर कर दिया। अब इसमें रिपीटेटिव वर्क क्या हो रहा है, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर 5 6 7 8 9, ठीक है, तो अगर मैं 5 के लिए कैलकुलेट कर लूँ कि भाई 5 के लिए टोटल नंबर ऑफ मूव्स हुए 5, ठीक है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स जिसमें इस रूम वाला पर्सन ट्रैवल कर सकता है वो है 5। इसका मतलब अब हम मूव कब कर सकते हैं, जब हमारे कोई भी एडजेसेंट सेल, मतलब कि अप लेफ्ट राइट या बॉटम वाला सेल, उसका नंबर करंट सेल से एक ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर 5 नंबर का जो सेल है वो 5 मूव्स कर सकता है, टोटल 5 रूम्स में जा सकता है, इसका मतलब
उसका कोई नेबर 6 रहा होगा, उसका कोई नेबर 7 रहा होगा, उसका कोई नेबर 8 रहा होगा और उसका कोई नेबर 9 रहा होगा, और 9 के बाद हम मूव नहीं कर पाए होंगे, तभी इसके नंबर ऑफ रूम्स हो गए 5। तो अगर इसके नंबर ऑफ रूम्स हो गए 5 तो आखिरी वैल्यू 9 है। इसका मतलब 6 डेफिनेटली 4 रूम्स में ही ट्रैवल कर पाएगा, 7 डेफिनेटली 3 रूम में ही ट्रैवल कर पाएगा, 8 2 रूम्स में ही ट्रैवल कर पाएगा, और 9 के आगे तो हम नहीं गए जा पाए थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमें पता चला कि 5 रूम नंबर वाला 5 रूम्स में जा सकता है, मतलब कि वो 5 6 7 8 9 में जा सकता है, 9 से आगे नहीं जा सकता, इसका मतलब 9 एक ही रूम करंट रूम में, वो आगे बढ़ा ही नहीं होगा। तो अगर हम 5 का कैलकुलेट कर लेते हैं तो 6 7 8 9 का हमें वापस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर इस केस में देखें, अगर मैं 1 का कैलकुलेट कर लूँ तो 1 से मुझे पता है 2 में गया था, 2 से 3 में, 3 से 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8 एंड देन 9। तो रूम नंबर 1 में जो पर्सन है वो टोटल 9 नंबर ऑफ मूव्स कर सकता है। इसका मतलब वो 9 नंबर ऑफ रूम्स विजिट कर सकता है। इसका मतलब वो 1 से लेकर 9 तक के रूम्स में गया होगा, क्योंकि एक रूम से दूसरे रूम में जाने की क्राइटेरिया क्या है कि सेकंड रूम जिसमें हम जा रहे हैं उसका रूम नंबर करंट रूम से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ये रूम नंबर 1 वाला 9 रूम में गया होगा, मतलब कि वो 1 से 2 गया होगा, 2 से 3 गया होगा एंड अप टू ... 9 में गया होगा। तो ऑब्वियस बात है कि 2 रूम नंबर वाला जो है वो 8 नंबर ऑफ रूम्स में ट्रैवल करेगा, उसको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली रूम नंबर 3 वाला जो है वो 7 रूम्स में टोटल ट्रैवल किया होगा एंड अप टू रूम नंबर 9 वाला जो है वो एक रूम में ही ट्रैवल कर पाया होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमें क्या समझ में आता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट नंबर फ्रॉम 1 to s², अगर कोई रूम विजिट नहीं हुआ है पहले तो उससे हम स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि कितने रूम्स वो ट्रैवल कर सकता है। फिर अकॉर्डिंगली हम सब्सिक्वेंट रूम्स को नंबर ऑफ रूम्स अलॉट कर देंगे। इससे क्या होगा कि एक रूम एक बार से ज़्यादा विजिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 15 16 17 18 19, then 20 21 22 23 24 25। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखो आप, इससे सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा। अभी अगर यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम हर एक रूम का इंडिविजुअल कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 से लेके s² तक मूव करेंगे, और जो अगर कोई रूम विजिट होना बाकी है तो उससे हम स्टार्ट कर देंगे काउंटिंग। मतलब कि जैसे कि 1 है तो 1 तो अभी विजिट हुआ नहीं, तो इससे हम काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब जो 1 है उसमें कितने रूम्स आए होंगे, 1 में 4, फिर इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। अब 2 3 4 का वापस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से लेके 4 तक अगर हम जा सकते हैं और इससे आगे नहीं जा सकते, इसका मतलब 1 4 रूम में जा सकता है, सेकेंड रूम वाला पर्सन 3 रूम में जा सकता है, 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये 4 अब हमें वापस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम 5th में जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 तक कवर हो गया है। 5th मतलब कि हमने 1 से स्टार्ट किया था, अब अगर सेकंड चेक करेंगे तो वो तो विजिट हो गया है, 3rd भी विजिट हो गया, 4th भी विजिट हो गया, तो हम 5th से स्टार्ट करेंगे। तो 5 6 7 8 4, मतलब कि 1 जो है वो 4 रूम में जाएगा, फिर 5 जो है वो भी 4 रूम में जा पाएगा, 5 6 7 8। ठीक है, इसका मतलब 6 3 रूम में जाएगा, 7 2 रूम में जाएगा, 8 एक रूम में जाएगा, और इन सबको हम विजिटेड मार्क कर देंगे। तो 5 विजिट हो गया, 6 विजिट हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, सॉरी 9 भी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये जो है वो 5 रूम में ट्रैवल करेगा। ठीक है, और उसके आगे वाले जो है, जैसे कि अगर मैंने 5 से स्टार्ट किया है तो उसके आगे वाले जो है 6 7 8 9 वो तो ऑब्वियसली इससे कम ही होंगे, एक एक। अगर ये 5 रूम में जा सकता है तो ये 4 रूम में, ये 3 रूम में एंड सो ऑन। अब 9 तक हो गया, अब 10 11 12 13 14। ठीक है, तो अगेन 5 रूम्स, 10 के लिए, 11 के लिए 4 रूम्स, 12 के लिए 3 रूम्स एंड सो ऑन। लेकिन इन सबको हम विजिटेड मार्क कर देंगे, जिससे कि
10 विजिट हो गया, 11, 12, 13, 14, तो इन सब में वापस हमें पूरा लूप नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब कि 11, 12, 13, 14 के लिए हम वापस कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर इसका 5 है तो इसका 4, 3, 2, 1, ठीक है। ओके, अब 15, 16, 17, 18, 19 कितने रूम हुए? 5 अगेन, ठीक है। इन सबको विजिट मार्क कर दिया। 20, 21, 22 3 रूम, ये तीनों विजिट हो गए। 23, 24, 25 ये तीनों भी विजिट हो गए। तो इससे क्या होगा कि हमें एक सेल को एक ही बार विजिट करना पड़ेगा और 1 से लेके एस स्क्वायर तक हम मूव करेंगे। अगर कोई सेल विजिट होना बाकी है तो वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे कि हम कितने रूम्स में फॉलोइंग द रूल्स ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं? 5, और यहाँ पे इन तीनों में टाई हो रही है। मिनिमम रूम क्या है? 5, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? R = 5, मतलब कि रूम नंबर 5 वाला जो पर्सन है वो D = 5, मैक्सिमम 5 मूव्स कर पाएगा, ठीक है। सो इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि हम एक सेल को एक ही बार विजिट कर रहे हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? टेस्ट केसेस इंटू एस स्क्वायर, जो कि है 100 × 10⁻6, विच विल बी 10⁸, जो कि गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। सो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, जैसा कि हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया कि हम 1 से लेके एस स्क्वायर तक जाएंगे, और अगर वो नंबर से रिलेटेड सेल अगर विजिट नहीं हुआ होगा तो उसको विजिट करेंगे और काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब कि पहले तो अगर हम 1 से लेके एस स्क्वायर तक मूव हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 से लेके एस स्क्वायर तक जो नंबर है वो एक 2D ग्रिड में दिया गया है। तो कौन सा नंबर कौन से सेल में है वो पहले हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो मान लो कि ये जो S क्रॉस S का मैट्रिक्स है वो A है, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर सेल पहले विजिट हुआ है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम एक बुलियन विजिटेड एरे रख रहे हैं S क्रॉस S का, जिसको हम इनिशियली फॉल्स कर देंगे पूरा, ओके। अब और क्या चाहिए हमें? एक हमें काउंटर मैट्रिक्स चाहिए, इंट काउंट ऑफ S क्रॉस S, ठीक है, जिसकी इनिशियल वैल्यू हम सभी सेल की 1 रखेंगे। बिकॉज कोई भी पर्सन है वो खुद के रूम में तो है ही, तो मिनिमम काउंटिंग क्या हो गई? 1, ठीक है। अब पहले तो ये 1 से लेकर एस स्क्वायर तक के नंबर से वो कौन से सेल में है वो हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम मैप का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि कोई नंबर है P, वो कौन से रो और कौन से कॉलम में होगा, तो हम उसको एक पेयर के साथ मैप कर सकते हैं। मतलब कि P नंबर जो है वो ith रो और jth कॉलम में है फॉर एग्जांपल। तो उसके लिए हम एक अनऑर्डर्ड मैप लेंगे, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप। और मैप क्या करना है? इंटीजर से पेयर। तो ये हो गया इंटीजर, ये भी हो गया इंटीजर, ठीक है। और ये मान लो हो गया MP, मैप का नेम। तो फॉर I = 0 to S, फॉर J = 0 to S, ठीक है। ये I है वो रो के लिए, J है कॉलम के लिए। जो भी वैल्यू है उसको हम उसके सेल के साथ मैप कर देंगे। मतलब कि मैप ऑफ A of ij, जो भी उस सेल में वैल्यू है, और उसका रो नंबर क्या है? I, और कॉलम नंबर क्या है? J, ठीक है। तो हमने 1 से लेकर एस स्क्वायर तक सारी वैल्यूज को उसके रो और कॉलम के साथ मैप कर दिया, जिससे कि हम एक ही स्टेप में उसको एक्सेस कर पाए। अब फॉर I = 1 to S स्क्वायर, अगर 1 से लेकर एस स्क्वायर तक मूव करेंगे और वो रूम नंबर अगर पहले विजिट नहीं हुआ होगा तो हम आगे उसमें फंक्शन अप्लाई करेंगे, मतलब कि काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इफ फॉर I = 1 to S स्क्वायर, इफ, अब देखो विजिटेड हमारा जो है वो 2D है, मतलब कि सेल वो सेल वाइज हमने रखा है S क्रॉस S का। तो ये तो नंबर है 1 से लेके एस स्क्वायर में, तो वो नंबर वाला सेल विजिट हुआ है कि नहीं ये हमें देखना है। मतलब कि इफ विजिटेड ऑफ ये I नंबर जो है उसका सेल, मतलब कि मैप ऑफ I डॉट फर्स्ट, ये क्या होगा? रो नंबर। मैप ऑफ I डॉट सेकेंड, ये क्या होगा? कॉलम नंबर, ठीक है। तो अगर ये विजिट होना बाकी है, मतलब कि इफ विजिटेड इज फॉल्स, तो हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें कि हम ये रो नंबर और कॉलम नंबर पास कर देंगे कि भाई इस रो और इस कॉलम से काउंटिंग स्टार्ट कर दो।
सो MP डॉट फर्स्ट, MP ऑफ I डॉट सेकेंड, ये रो नंबर और कॉलम नंबर हमने पास कर दिया, ठीक है, ओके। और इफ काउंट ऑफ, मतलब कि इससे हमने स्टार्ट किया था, तो अगर इसकी काउंटिंग काउंट ऑफ MP ऑफ I डॉट फर्स्ट, MP ऑफ I डॉट सेकेंड इज ग्रेटर देन आंसर, ठीक है, देन आंसर इक्वल्स टू ये जो है MP ऑफ काउंट ऑफ MP ऑफ I फर्स्ट एंड MP ऑफ I सेकेंड, इसको हम आंसर में स्टोर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये पता चल गया। अब फंक्शन में हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई सेल विजिट होना बाकी है तो रिकर्सिवली हम उससे कनेक्टेड जितने भी ट्रावर्स हो सकते हैं वो ट्रावर्स करेंगे और उनकी काउंटिंग स्टोर करते जाएंगे। मतलब कि जैसे कि अगर फंक्शन है उसमें ith रो और jth कॉलम है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, या तो फिर मैं R और C ले लेता हूँ, rth रो और cth कॉलम है, तो R-1C, R+1C, R,C-1 और R,C+1, ये चारों जो सेल है उसके आसपास के जहाँ पे डोर्स है उसमें से कोई एक सेल में अगर जो वैल्यू है, नंबर है, वो करंट सेल से एक ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उसमें रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। वो विजिट ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा क्योंकि हम 1 से लेके स्क्वायर तक जा रहे हैं, तो अगर ith वाला सेल विजिट नहीं हुआ है तो I+1 वाला भी विजिट नहीं हुआ होगा। तो इसमें से मान लो कोई एक सेल ऐसा है जिसकी वैल्यू करंट सेल से एक ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम ट्रावर्स कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं इन जनरल R'(C' लिख देता हूँ, इफ A ऑफ R'(C', ये क्या है, इन चार में से एक, इज इक्वल्स टू A ऑफ R+1, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू एक ज़्यादा है तो फंक्शन को हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे R' और C' में, और काउंटिंग ऑफ RC को अपडेट कर देंगे, इज इक्वल्स टू काउंटिंग ऑफ RC प्लस काउंटिंग ऑफ R'(C'), ठीक है। अब इसका मतलब ये रिकर्सिवली करेगा क्या, देखो फॉर एग्जांपल, और ये जो R'(C' है, जैसे ही हम फंक्शन में आएंगे तो पहला वर्क हम क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ RC को ट्रू कर देंगे कि भाई ये जो सेल है वो विजिट हो गया है, जिससे कि एक सेल एक से ज़्यादा बार विजिट ना हो। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, ठीक है। तो अब हमने इन सब के रो और कॉलम नंबर स्टोर करके रखे हैं, तो जैसे ही I = 1 आएगा तो पता चलेगा कि भाई इसका सेल है वो विजिट होना बाकी है, तो इसका रो नंबर और कॉलम नंबर हमें इस मैप से मिल जाएगा, उसको हम फंक्शन में कॉल कर देंगे। इनिशियली सब सेल की काउंटिंग क्या है, 1 है। अब हमें पता चलेगा कि भाई R और C+1 जो है वो है 2, तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी वैल्यू करंट सेल से एक ज़्यादा है, मतलब कि 2 is 1 more than 1, 2 = 1 + 1, तो हम रिकर्सिवली इसको कॉल कर देंगे और इसको विजिटेड ट्रू कर देंगे, ठीक है। फिर रिकर्सिवली इसको कॉल करेंगे, इसका विजिटेड मार्क कर देंगे, फिर रिकर्सिवली यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते, मान लो यहाँ पे है 10। अब जब हम वापस जाएंगे तो यहाँ पे स्टेप क्या है, काउंट ऑफ RC = काउंट ऑफ RC प्लस काउंट ऑफ R'(C'), मतलब कि इसकी काउंटिंग किसके बराबर होगी, दिस काउंटिंग प्लस दिस काउंटिंग, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1, इसकी क्या हो गई 2। अब जब हम यहाँ से वापस यहाँ पे जाएंगे, पहले हमने रिकर्सिवली कॉल किया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, अब वापस पीछे जाएंगे तो दिस काउंटिंग इज इक्वल टू दिस काउंटिंग प्लस दिस काउंटिंग, ये इनिशियली क्या है, सब 1, सो 1 + 2 इज व्हाट, 3। अब दिस काउंटिंग विल बी दिस काउंटिंग प्लस दिस काउंटिंग, तो इसकी काउंटिंग क्या हो जाएगी 4, इसकी काउंटिंग क्या हो जाएगी 5,
और इसकी काउंटिंग क्या हो जाएगी 6। ठीक है, तो हमें इन सब सेल को सिर्फ एक ही बार विजिट करना होगा और इन सब की काउंटिंग हम स्टोर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब ऑब्वियस बात है कि जहाँ से स्टार्ट किया था उसकी काउंटिंग सबसे ज़्यादा होगी, जैसे कि इसकी है, तो इसकी काउंटिंग को हम आंसर के साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन सब में ये मैक्सिमम है, तो इनको आंसर के साथ कंपेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इफ काउंटिंग ऑफ दिस इज ग्रेटर देन आंसर इक्वल टू दिस। सो बेसिकली अगर हम इसको अभी यहाँ पे कंपेयर ना भी करें, अगर हम एक बार सबकी काउंटिंग स्टोर कर ले, ठीक है, तो हमारे पास एक 2D सेल आ जाएगा जिसमें कि सभी सेल की काउंटिंग स्टोर्ड होगी। ठीक है, ये काउंट में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम मान लो आंसर इक्वल टू 0 या तो फिर आंसर रो इक्वल टू आंसर कॉलम इक्वल टू -1 फॉर एग्जाम्पल। अब हम क्या कर सकते हैं, हम 1 से लेके S² तक मूव हो सकते हैं, और अगर किसी रूम नंबर की काउंटिंग ज़्यादा हो गई, सॉरी, मान लो आंसर इक्वल टू 1 मैंने ले लिया, सो फॉर I इक्वल टू 2S², इफ काउंटिंग ऑफ, अब इसकी काउंटिंग क्या होगी, MP ऑफ I डॉट फर्स्ट और MP ऑफ I डॉट सेकेंड इज ग्रेटर देन काउंटिंग ऑफ। अब ये I की जगह क्या रखेंगे हम, कंपेयर किससे करेंगे, आंसर के साथ। तो अगर इसकी काउंटिंग उससे बड़ी है, यहाँ पे सिमिलरली MP ऑफ आंसर डॉट फर्स्ट एंड MP ऑफ आंसर डॉट सेकेंड अगर इससे बड़ी है, तो आंसर को हम क्या कर देंगे, I के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ग्रेटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर इक्वल होंगे तो जिस रूम नंबर की वैल्यू कम है वही हमारा आंसर होगा, और हम मूव स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर कर रहे हैं। सो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर लिया है, तो अल्टीमेटली हमें रूम नंबर मिल जाएगा जिसकी काउंटिंग सबसे ज़्यादा है और जिसकी वैल्यू सबसे कम है। तो अब हमें प्रिंट क्या करना है, R और D। तो R तो मिल गया, D क्या होगा, वो जो रूम नंबर है वो जिस सेल में है उसकी काउंटिंग। ठीक है, वो हमें वापस इस वैल्यू से मिल जाएगी। ठीक है, काउंट ऑफ MP ऑफ आंसर डॉट फर्स्ट, MP ऑफ आंसर डॉट सेकेंड, तो वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम यहाँ पे सभी सेल को एक बार विजिट कर रहे हैं, मतलब कि बिग O ऑफ टेस्ट केसेस इंटू S², जो कि गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।